नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसला उठाने पर भारत का करारा जवाब। कहा पाकिस्तान आतंकवाद का बड़ा प्रायोजक, उत्तर के अधिकार का आज इस्तेमाल करेगा भारत। बिहार में 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एग्जिट पोल पर रोक। मतदान से पहले 48 घंटे में ओपिनियन पोल की भी इजाजत नहीं। देश भर में बेमियादी हड़ताल पर ट्रक मालिक। टीडीएस और टोल टैक्स कम करने की मांग। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ बेनतीजा रही बातचीत। आगरा में मिड डे मील में दूध पीने से 130 बच्चे अस्पताल में भर्ती। कुछ की हालत गंभीर। जिला प्रशासन ने दिए मामले की जांच के आदेश। और रूस ने सीरिया में आतंकी संगठन आईएस पर किया पहला हवाई हमला। सीरिया अभियान पर रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक आज। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कश्मीर को लेकर बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने साफ कहा कि कश्मीर से सेना हटाने की मांग करने के बजाय पाकिस्तान को अपने यहां आतंकवाद खत्म करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकियों को पैदा कर रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने नवाज शरीफ के भाषण के बाद कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अस्थिरता आतंकियों को जन्म देने से बढ़ी है और पड़ोसियों पर आरोप लगाने से इसका हल नहीं होगा। पाकिस्तान आतंकवाद नहीं, अपनी नीतियों का शिकार है। सच ये है कि वो खुद आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक है। उन्होंने पाकिस्तान से उसके कब्जे वाले कश्मीर को खाली करने को भी कहा। बाद में विकास स्वरूप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज संयुक्त राष्ट्र में भारत अपने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करेगा। मैंने ट्वीट्स के माध्यम से कुछ जवाब तो दे दिए हैं और मैंने ये भी कहा था कि अगर कुछ अनएक्सेप्टेबल रेफरेंसेस पाकिस्तान करेगा तो हम राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को कंफर्म कर रहा हूं कि हम अपना राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जहां कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रहने के लिए संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की, वहीं भारत के साथ शांतिपूर्ण रिश्तों के लिए शर्तें भी थोप डाली। टू प्रपोज अ न्यू पीस इनिशिएटिव विद इंडिया स्टार्टिंग विद मेजर्स दैट आर द सिंपलेस्ट टू इम्प्लीमेंट। वी प्रपोज दैट पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर्मलाइज एंड रिस्पेक्ट द 2003 अंडरस्टैंडिंग For a complete ceasefire, steps must be taken to demilitarize Kashmir. पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है, जबकि भारत हमेशा से मामले में तीसरे पक्षकार की भूमिका को खारिज करता रहा है। भारत का स्पष्ट रुख है कि कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक चर्चा को संबोधित करेंगी। इसमें वो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बयान का जवाब देंगी। इससे पहले न्यूयॉर्क में सुषमा स्वराज ने कल खाड़ी सहयोग संगठन के नेताओं से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने नेपाल और श्रीलंका के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करके द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कैरेबियाई समुदाय के विदेश मंत्रियों से मिली तो इसमें द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सुषमा स्वराज भारत, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के विदेश मंत्रियों से भी मिली। इसके बाद सुषमा स्वराज ने खाड़ी सहयोग संगठन के देशों के मंत्रियों से भी आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। The ministers also discussed the India-GCC framework agreement, which now needs to be operationalized, and early finalization of the India-GCC free trade agreement. Finally, there was a discussion on security issues, including the threat posed by international terrorism, with EAM pointing out the need for early finalization of the Comprehensive Convention on International Terrorism. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पड़ोसी देश नेपाल के विदेश मंत्री से भी मिली। इस दौरान दोनों के बीच नेपाल के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। Nepal considered India to be its closest neighbor and a very valued friend. India EM reciprocated the sentiment, and then there was a discussion on the current political situation in Nepal.
इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका के विदेश मंत्री मंगला समरवीरा और सीरिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वालिद अल मुअल्लिम से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नागरिक अधिकारों के हनन का कड़ा विरोध किया है। इस मसले पर कांग्रेस ने भी सरकार का साथ दिया है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसके बाद पाकिस्तान पर अधिकृत कश्मीर में आंदोलन को कुचलने का आरोप लगा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों पर पुलिस की बर्बरता का नया वीडियो सामने आने पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र नहीं रहा। ये एक प्रकार का आई ओपनर है, न सारे विश्व के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर प्रदेश के निवासियों के लिए भी, और उन तमाम लोगों के लिए जिनका जम्मू कश्मीर के साथ स्टेक। आपको याद होगा कुछ साल पहले कश्मीर में भयंकर भूकंप आया था। अमन सेतु टूटने से तब पाक अधिकृत कश्मीर के कुछ लोग इधर ही रह गए। इन्हीं में से एक मुदस्सर ने कहा था कि भारतीय कश्मीर की जो तस्वीर उन्हें बताई गई, इससे यहाँ के हालात पूरी तरह से अलग हैं। मुझे पता था ना, मेरा जो आइडिया था, जो गैस था, वो यहाँ आने से पहले तो वो बिल्कुल हट के था, यहाँ से बिल्कुल हट के नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ आर्मी भी है, मिलिटेंसी भी है। मतलब अगर दिल्ली से कंपेयर करें तो 40-50 साल ये पीछे होंगे लोग। काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, जहाँ घूमना फिरना किसी को पता नहीं, कभी वो आर्मी के हाथों मारे गए या फिर मिलिटेंट के हाथों मारे गए। मगर यहाँ देखने के बाद काफ़ी हद तक ज़रा पता चल रहा है कि नहीं, उस तरह की बात नहीं है जिस तरह की हम सोचते थे। कांग्रेस ने भी कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई है। अब सच्चाई सामने आ रही है, विश्व के सामने आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि विश्व इस पर अब ध्यान देगा, और जब पाकिस्तान कुछ भी कहता है भारत के बारे में तो इस बात को ध्यान में रखेगा। जून में गिलगित बाल्टिस्तान के चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें भी सामने आई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ सी उदय भास्कर जुड़े हैं, जो कि रक्षा मामलों के जानकार हैं। उनसे हम पूरे मसले पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। उदय भास्कर साहब, हमने देखा पाकिस्तान किस तरह से यूएन में लगातार कश्मीर मसले को उठा रहा है और भारत लगातार तीसरे पक्ष की दखलंदाजी से इनकार करता आ रहा है। फिलिस्तीन तक से तुलना कर दी है अब नवाज शरीफ ने कश्मीर मसले को लेकर। इस पूरे मसले को किस तरह से देखा जाए? अगर हम पिछले 2-3 महीनों की जो घटनाएं थी, जहां तक भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय दायरे में, एक प्रकार से ये स्वाभाविक था कि पाकिस्तान जो है इस साल कश्मीर का जो मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इसको रेखांकित करने के लिए उनका ये एक खास उद्देश्य रहा है। इसी की वजह से आपको याद होगा पिछले 2-3 महीनों से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर गोलीबारी और ये जो फायरिंग की इंटेंसिटी है उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने इस प्रकार से यूएन में इसका जिक्र किया है। मुझे लगता है कि भारत इसको काफी दृढ़ता के साथ और संयम के साथ का हम जवाब दे पाएंगे कि इसमें जहां तक यूएन के जितने भी जानकार हैं, जितने भी विश्व के राजदूत हैं, वो सब जानते हैं कि इसकी जो हकीकत है वो कुछ और उसकी रूपरेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 शिमला का जो समझौता है वो इसकी बुनियादी समझौता है, जहां कश्मीर का मुद्दा जो है द्विपक्षीय रहेगा। उसके बाद आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे 2004 जनवरी में पाकिस्तान ने दोबारा एक समझौता के ऊपर हस्ताक्षर किया था, जबकि जनरल मुशर्रफ वहां थे, कि वो भारत के खिलाफ किसी प्रकार का दहशतगर्दी को समर्थन नहीं देगी। तो इस वक्त मैं कहूंगा कि विश्व के सामने ये काफी कहूंगा जानकारी है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को प्रोत्साहित करता है, और ये केवल भारत का आरोप नहीं है। परसों आपको याद होगा जब कुंदूज के ऊपर हमला हुआ था, चंद घंटों के बाद अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल्ला ने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच पे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया और कहा कि जब तक पाकिस्तान इस प्रकार के गुटों को समर्थन देना बंद ना करे तो अफगानिस्तान की स्थिति किसी प्रकार से नाजुक रहेगा। जी उदय भास्कर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम पहलुओं को हम तक पहुंचाने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और आइए अब इन खबरों के बाद रुख कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरों का। चुनाव आयोग ने बिहार में 12 अक्टूबर से एग्जिट पोल पर पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी 12 अक्टूबर को पहले दौर के मतदान से लेकर 5 नवंबर को 5वें दौर के मतदान खत्म होने तक जारी रहेगी। आयोग के मुताबिक एग्जिट पोल के प्रकाशन पर रोक 12 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि किसी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। बिहार के सियासी समर में आज बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट यानी दृष्टि पत्र पेश करेगी। पटना में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इसे जारी करेंगे। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने बीते कुछ विधानसभा चुनाव से घोषणा पत्र के बजाय विजन डॉक्यूमेंट पेश करने की परिपाटी शुरू की है। बिहार ऐसा तीसरा राज्य है जहां बीजेपी घोषणा पत्र के बजाय दृष्टि पत्र जारी कर रही है। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बताया कि विजन डॉक्यूमेंट के जरिए जनता के सामने पार्टी सूबे के विकास के लिए 7 सूत्रीय एजेंडा रखेगी। इसमें महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, युवा और ढांचागत विकास जैसे मुद्दों पर जोर रहेगा। वहीं बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार को पटना में पार्टी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कोसी प्रमंडल में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे। प्रदर्शनकारियों ने पार्टी से सही उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग की है। वहीं तीसरे दौर के लिए आज अधिसूचना जारी होते ही बिहार में चुनावी सरगर्मी और तेज हो जाएगी। इसके साथ ही राजधानी पटना समेत 6 जिलों की 50 सीटों पर आज से नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। तीसरे दौर के लिए 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं और इसके अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और इन की जांच के बाद 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तीसरे दौर में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। इस दौर में सारण, वैशाली, नालंदा, राजधानी पटना, भोजपुर और बक्सर जिले की 50 सीटें आती हैं। और अभी यहां पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चलेंगे सुरों के सफर पर मजरू सुल्तानपुरी के साथ। आज सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। प्रेम के तमाम रूपों का संगम है मजरू सुल्तानपुरी। लेके पहला पहला जब दिल ही टूट गया पत्थर के सनम बचना ए हसीनो पापा कहते हैं आई लव यू जानम समझा करो। उनकी नजर उनका शहर में मिली इस बार मजरू सुल्तानपुरी से। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। ट्रक मालिकों का संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस आज से देश भर में बेमियादी हड़ताल पर है, जिससे देश भर में ट्रकों की आवाजाही बंद रहेगी। ट्रक संचालकों ने यह हड़ताल टीडीएस और टोल शुल्क कम करने की मांग को लेकर की है। ट्रक मालिकों का कहना है कि टोल शुल्क को मासिक या त्रिमासिक आधार पर जमा किया जाना चाहिए। परिवहन मंत्रालय से कई दौर की बातचीत नाकाम होने के बाद ट्रक मालिकों ने आज से बेमियादी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। डीजल के दाम आधी रात से 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। हालांकि पेट्रोल की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है। वहीं महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सरचार्ज लगाया है। इस सरचार्ज के लगने के बाद आज से मुंबई में पेट्रोल डीजल 2 रुपये महंगा हो गया, तो बाकी महाराष्ट्र में ये बढ़ोतरी 50 पैसे प्रति लीटर तक होगी। इससे पहले 1 सितंबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई थी। पेट्रोल 2 रुपये प्रति लीटर और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता किया गया था। इसके अलावा नेचुरल गैस की कीमत में भी 18% की कटौती की गई है और ये अब तक की सबसे बड़ी कमी है।
अब इसकी कीमत $4.24 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगी। पहले ये दर $5.18 थी। इससे सरकार को करीब 800 करोड़ का घाटा होगा। वहीं राज्य सरकारों को वैट से होने वाली कमाई भी 250 करोड़ रुपए कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए अनुकूल नीतिगत ढांचा तैयार करने पर जोर दिया है। प्रगति के माध्यम से देश के 17 राज्यों में सौर ऊर्जा पार्कों के विकास की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने इस दिशा में राज्यों से आगे बढ़कर काम करने को कहा। उन्होंने रेलवे, मेट्रो रेल, कोयला और लौह अयस्क, खनन, सड़क, बिजली और विमानन क्षेत्रों में मुख्य ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए प्राप्त आवेदनों पर मंजूरी देने की कार्रवाई में होने वाली देरी पर भी चिंता जताई और उचित समय सीमा में मंजूरी देने की प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के निर्देश भी दिए। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में कल मकोका अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 12 आरोपियों में से 5 को फांसी जबकि बाकी 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई थी। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद बुधवार को मुंबई लोकल ट्रेनों में बम धमाके मामले में फैसला आ गया। अदालत ने बम धमाकों में दोषी 12 लोगों में से 5 को सजाए मौत सुनाई जबकि बाकी 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। मामले की जांच करने वाले मुंबई एटीएस के पूर्व प्रमुख केपीएस रघुवंशी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है। इसमें जो 5 लोग हैं जो प्लांटर थे उनको फांसी की सजा दी गई है और बाकी लोगों को अलग अलग सेक्शन के तहत कॉन्स्पिरेसी, अलग अलग आईपीसी सेक्शन, एक्सप्लोजिव एक्ट, मकोका, इसके तहत जन्म ठेप की शिक्षा मिली है। इससे मेरी पूरी एटीएस की टीम जो उस समय इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे उनके इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट ने फाइनली ठप्पा लगा दिया है। इधर बचाव पक्ष के वकील शरीफ शेख ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत ने एटीएस के प्लांट किए सबूतों की ठीक तरह से जांच नहीं की। But the evidence, the appreciation of evidence is not proper and will challenge the order in the High Court. And my team is 100% sure that we'll get an acquittal, not the question of the death sentence. All the innocent boy will get an acquittal. मुंबई में 11 जुलाई 2006 को कई लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए। इसमें 189 लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा घायल हुए थे। ये धमाके उपनगरीय ट्रेनों के पहले दर्जे के डिब्बों में रखे गए प्रेशर कुकर बम से किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आगरा के एक प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील खाने बच्चों पर भारी पड़ गया। घटना खैरागढ़ के ऊंटगिरी की है जहां मिड डे मील का दूध पीने के बाद करीब 130 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद बच्चों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। आगरा के पास स्कूल में मिड डे मील एक बार फिर से बच्चों के लिए खतरनाक साबित हुआ है। मिड डे मील का दूध पीकर एक स्कूल के 130 बच्चे बीमार पड़ गए। दूध पीते ही बच्चों को खून की उल्टियां होने लगी। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। दूध पिया के खून की पंटी वही है। हाँ। मिड डे मील वाला दूध मिलता है तो उन्होंने दूध पिया और दूध पीने से ही उन्हें ब्लड वाली उल्टियाँ होने लगी। उल्टियाँ होने के बाद वो सभी लोग बच्चे बेहोश हो गए। बेहोश में फिर स्कूल में मास्टर ने बोला कि इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। कुछ बच्चों को आगरा जिला अस्पताल भी रेफर किया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। बाकी बच्चों का खैरागढ़ तहसील में बने सीएचसी में इलाज चल रहा है। ये खैरागढ़ तहसील में ऊंटगिरी ग्राम में एक प्राथमिक विद्यालय है। उसमें मिड डे मील में कुछ फूड पॉइजनिंग की शिकायत बताई जा रही है जिससे बच्चे कुछ बीमारी की शिकायत उन्होंने बताई थी। कुछ बच्चों को उल्टी वगैरह हुई हैं तो उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका पर्याप्त तरीके से उनका इलाज करवाया जाएगा। ये दूध गांव के ही एक दूध विक्रेता से खरीदा गया था। जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब आगरा में बच्चे मिड डे मील खाकर बीमार पड़े हों। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में कल केंद्र राज्य रिलेशनशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की।
दिल्ली में केंद्र राज्य रिलेशनशिप कॉन्क्लेव की मेजबानी कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केंद्र सरकार रही। उन्होंने कहा कि केंद्र का हस्तक्षेप सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। 23 साल हो गए, 23 साल में किसी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के किसी भी मुख्यमंत्री के किसी भी ऑर्डर को नल एंड वॉइड नहीं किया। पहली बार जब से हमारी सरकार बनी है 14 फरवरी को, तब से लेके आज तक हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कम से कम मेरे 30 ऑर्डर नल एंड वॉइड कर दिए। सम्मेलन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने भी अपने अपने विचार रखे। चीफ मिनिस्टर को पता नहीं है, गवर्नर खुद लेटर लिखता है होम मिनिस्ट्री को कि आप सेंट्रल पुलिस फोर्स दो एक म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में। वहीं बीजेपी ने इस सम्मेलन पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाने की तो राजनीति कर रहे हैं वो, अगर विकास कर रहे होते तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। 7 महीने से आरोप ही लगा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी व्यस्तता के चलते चिट्ठी भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं मिजोरम और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने भी चिट्ठी भेजकर इस सम्मेलन का समर्थन किया। केंद्र के खिलाफ अपनी इस लड़ाई में अब तक केजरीवाल खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, लेकिन अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा कर केजरीवाल की ये लड़ाई अब दिल्ली तक सीमित न रहकर केंद्र के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी में लग रही है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और अब बात कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। नेपाल में नए संविधान का विरोध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने नेपाल के ताज़ा हालात पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री से दखल की मांग की है। वहीं नेपाल के वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि मौजूदा संकट का असर दोनों देशों के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। नेपाल में नए संविधान का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा। तराई इलाके में बुधवार को लोग उस वक्त हिंसा पर उतारू हो गए जब नेपाल सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये लोग बोले हैं कि हम लोग भी कोऑर्डिनेट करेंगे और जिसको पकड़े उसको छुड़वाएंगे। नहीं छुड़वाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में उतार के जो है प्रशासन को बंदी बनाएंगे हम लोग। अब इधर विरोध प्रदर्शन के चलते नेपाल में रोजमर्रा की चीजों की भारी किल्लत होती जा रही है। इंडिया से कुछ माल नहीं आता है, नेपाल सब ऐसे होता है। हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। काठमांडू में उधर कोई माल वाल नहीं जा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी नेपाल के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की बात कही है। नेपाल का ये सो कॉल्ड ब्लॉकेड जो है वो रुके, जो सप्लाई के ट्रक्स हैं वो नेपाल में जाएं और एक जो विकट परिस्थिति नेपाल की जनता के लिए पैदा हुई है वो तत्काल दूर हो। नेपाल के संविधान को लेकर जो मुद्दे उठे हैं उसके बारे में निश्चित रूप से एक पड़ोसी देश होने के चलते हमारी चिंता है। इस बीच नेपाल के वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि मौजूदा संकट का असर भारत के साथ रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। We've got trade with all the countries, especially with South Asia, and with India we have more trade because we share the large volume of trade, portion with India, and it will continue to happen that way because reality is reality. नेपाल सरकार ने केबल ऑपरेटरों को भारतीय टीवी चैनलों का प्रसारण जारी रखने का निर्देश दिया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए एक समिति भी गठित की है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में कल पहली बार फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी मौजूद थे। हालांकि इजराइल ने इस पर ऐतराज जताया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीनी और वेटिकन झंडे को फहराने के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें इजराइल ने इसके खिलाफ वोट किया था। रूस ने युद्धग्रस्त सीरिया में बुधवार को पहला हवाई हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हवाई हमले की पहली तस्वीरें जारी की हैं। उसके लड़ाकू विमानों ने 3 प्रांतों में आईएस ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमले किए। अफगानिस्तान में 1979 में सोवियत संघ के आक्रमण के बाद सुदूर क्षेत्र में लड़ाई में रूस की पहली भागीदारी है। इससे पहले रूसी संसद ने सीरिया में वायुसेना को हवाई हमले के लिए मंजूरी दी थी। रूस के वरिष्ठ अधिकारी सर्गेई इवानोव के मुताबिक सीरिया से सैन्य सहायता की अपील के बाद रूस ने यह फैसला किया है। दक्षिण चीन के गुआंगशी में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 51 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। ये धमाका 2 घंटे के भीतर 15 सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। हमलावरों ने अलग अलग ठिकानों पर पार्सल बम रखे थे। हमले के लिए कौन जिम्मेदार है और इसकी वजह क्या है, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है।
पिछले कुछ समय से उतार चढ़ाव से जूझ रही वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड में 2017 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। 1998 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद ये पहला मौका है जब वेस्टइंडीज की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली है। बांग्लादेश की टीम 2006 के बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी करेगी। इंग्लैंड में 1 से 18 जून 2017 में होने वाली इस टूर्नामेंट के लिए कल 8 टीमों की पुष्टि कर दी गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जिन 8 टीमों को जगह मिली है उनमें रैंकिंग के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, मौजूदा चैंपियन भारत, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, मेजबान इंग्लैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें शामिल हैं। दुनिया की पूर्व नंबर 1 निशानेबाज हिना सिद्धू ने एशियन एयरगन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। साथ ही श्वेता सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। नई दिल्ली में चल रही प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में दोनों भारतीय महिला शूटरों ने यह कारनामा किया है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कोरिया के सियोन ने कांस्य पदक जीता। हिना ने फाइनल में 197.8 अंक बनाकर सोने का तमगा अपने नाम किया। 50 और 60 के दशक के हिंदी संगीत की रूह मजरू सुल्तानपुरी का आज जन्मदिन है। स्वर सफर के उस दौर में उन्होंने एक से बढ़कर एक मर्मस्पर्शी गीत लिखे। आइए उनके जन्मदिन पर गुनगुनाते हैं उनके लिखे कुछ सदाबहार गीत। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। मशहूर गीतकार और शायर मजरू सुल्तानपुरी पर राज्यसभा टीवी की खास पेशकश विरासत आप देख सकते हैं आज शाम 4 बजे। और आइए अब आखिर में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसला उठाने पर भारत का करारा जवाब, कहा पाकिस्तान आतंकवाद का बड़ा प्रायोजक, उत्तर के अधिकार का आज इस्तेमाल करेगा भारत। बिहार में 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एग्जिट पोल पर रोक, मतदान से पहले 48 घंटे में ओपिनियन पोल की भी इजाजत नहीं। देश भर में बेमियादी हड़ताल पर ट्रक मालिक, टीडीएस और टोल टैक्स कम करने की मांग, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ बेनतीजा रही बातचीत। आगरा में मिड डे मील में दूध पीने से 130 बच्चे अस्पताल में भर्ती, कुछ की हालत गंभीर, जिला प्रशासन ने दिए मामले की जांच के आदेश। रूस ने सीरिया में आतंकी संगठन आईएस पर किया पहला हवाई हमला, अभियान पर रूस और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की बैठक आज।